हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कायिक प्रवर्धन और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कायिक प्रवर्धन जो है वो दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन एंड नंबर सेकेंड इज कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। लास्ट क्लास में हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि पादप जब कायिक जनन करता है, एक पादप का कायिक भाग जब एक नया पादप तैयार करता है तो ये स्वयं नहीं करके, ये क्रिया स्वयं ना होकर के मनुष्य के माध्यम से संपन्न होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मनुष्य के माध्यम से होने वाला कायिक प्रवर्धन क्या कहलाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और ये भी कितने प्रकार का होता है? तो कृत्रिम कायिक, अच्छा, कितने प्रकार का होता है, यूँ कह सकता हूँ कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन विधियों के द्वारा होता है, कितनी विधियों के द्वारा संपन्न होता है? तो इसकी 3 विधियाँ हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ हैं। एक पहली विधि है कर्तन विधि, जिसको हम कटिंग मेथड भी कहते हैं। नंबर सेकेंड मेथड है, दूसरी विधि है स्तरण विधि, लेयरिंग विधि भी, लेयरिंग मेथड इसको बोलते हैं, या आप कह सकते हैं इसको दाब विधि, हिंदी नाम है दोनों। और लास्ट है अध्यारोपण, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ्टिंग। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकार परीक्षा में ग्राफ्टिंग लिखा हुआ आपसे पूछा जा सकता है ग्राफ्टिंग क्या है। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। एक एक करके हम तीनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कर्तन के बारे में। देखिए, कर्तन विधि में क्या होता है। कर्तन विधि नंबर पहला, तो कर्तन नाम से स्पष्ट है, जैसा अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं, कटिंग। तो यहाँ क्या होगा कि पादप के किसी कायिक भाग को, जैसे मान लीजिए टहनी है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा इस प्रकार से, और इन टुकड़ों को क्या कर दिया जाएगा, इन टुकड़ों को मिट्टी में रोपित कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे नया पादप तैयार होगा। तो ये जो मेथड है, ये मेथड ही क्या कहलाता है, कर्तन विधि। क्या होता है कर्तन विधि में? देखिए, मैं दोहराता हूँ कि पादप के कायिक भाग को क्या किया जाता है, टुकड़ों में काटा जाता है। ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। दिन फिर क्या करेंगे, इस कलम को क्या करेंगे, मिट्टी में रोपित करेंगे, जिससे क्या होगा, नया पादप तैयार होगा। तो ये पूरा मेथड क्या कहलाएगा, ये मेथड कहलाएगा कर्तन मेथड। फिर रिपीट कर देता हूँ परिभाषा कि कर्तन विधि में पादप के कायिक भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, प्रत्येक टुकड़ा कलम कहलाता है, और कलम को मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है, तथा फिर इससे क्या होगा, नए पादप का निर्माण होता है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड कहलाता है कर्तन मेथड, कर्तन विधि कहलाती है। आगे हम बात करें कि ये कर्तन विधि कितने प्रकार की होती है। कर्तन विधि, तो कर्तन विधि भी 2 प्रकार से होती है। इसमें पहला टाइप है स्तंभ कर्तन, और दूसरा टाइप है मूल कर्तन। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि अगर कायिक भाग के रूप में, जो हम कह रहे हैं कि कायिक भाग का टुकड़ा करना है, तो जो कायिक भाग है, वो कायिक भाग अगर आपने स्तंभ लिया है, यानी कि आपने तना लिया है और तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, और तने से आपने एक नया पादप तैयार किया है, तो ये मेथड क्या कहलाएगा,
स्तंभ कर्तन कहलाएगा। और जो तने का जो भाग काटा गया है उस भाग को क्या कहेंगे, उस भाग को आप कलम कहेंगे। तो इस प्रकार जैसे आप देखते हैं गुलाब में क्या होता है, गुलाब में एक हम टहनी को काटते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, अन्यत्र मिट्टी में रोपित कर देते हैं। कुछ समय पश्चात यहाँ पर इससे जड़ें निकल आती है कलम से, जिनको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। हमने कल भी बात करी थी कि अगर मूलांकुर को छोड़ करके पादप के किसी भी भाग से जड़ें निकलती है तो उनको क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो ये यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती है और धीरे धीरे यहाँ पर एक पूरा नया पादप क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से स्तंभ कर्तन के द्वारा आप नया पादप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि अगर आप चाहते हैं कि जड़ें शीघ्र निकल आए तो जो ये कलम आपने काटी है, इस कलम को मिट्टी में रोपित करने से पहले क्या करते हैं, एक रसायन होता है जिसको आप कहते हैं, रसायन कह दो या पादप हार्मोन कह दो, जिसका नाम है इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल। तो मिट्टी में रोपित करने से पहले अगर इससे वाश किया जाए, या यूँ कहूँ कि इससे उपचारित किया जाए और उसके बाद इस कलम को मिट्टी में रोपित किया जाए। पहले क्या किया आपने, कलम को काटा और काटने के बाद क्या किया, काटने के बाद इस कलम को इसमें डुबोया इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल में, और फिर इसमें से निकाल करके फिर मिट्टी में रोपित किया। तो ये प्रक्रिया पहले की तुलना में अब शीघ्र होगी, इसमें शीघ्र ही जड़ें निकल आएगी और एक नए पादप का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं कि स्तंभ कर्तन विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन किन पादपों में होगा। तो ऐसा सभी पादपों में नहीं होगा, कुछ पादपों में इस विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। हम उनके उदाहरण देखते हैं कि स्तंभ कर्तन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किन किन पादपों में होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, नंबर 1 गुलाब में इस विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन होगा। नंबर 2 गन्ना में इस विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन होगा। बांस में। नंबर 4 अंगूर, एक और उदाहरण लिख लीजिए बोगनविलिया। तो ये कुछ पादप हैं, चलो आगे लिखते हैं। बोगनविलिया, इन सभी पादपों में स्तंभ कर्तन विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। दूसरी हम बात करते हैं मूल कर्तन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूल कर्तन में क्या होगा। उसमें तो हम तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उस टुकड़े को रोपित कर रहे थे और एक नया पादप प्राप्त कर रहे थे, परंतु मूल कर्तन में ऐसा नहीं होता है। मूल कर्तन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पादप है, यही पादप है और इसकी ये जड़ें निकली हुई है, इसकी ये जड़ें निकली हुई है। तो इस जड़ को हम यहाँ से निकालते हैं। मान लीजिए इस जड़ को यहाँ से निकाला और निकाल करके इस शीर्ष होना जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए कि बीच में से काट करके इस वाले भाग को रोपित किया है तो इससे नया पादप प्राप्त नहीं होगा। जिस भी मूल को काट रहे हैं आप या निकाल रहे हैं उसका ये शीर्ष, इसको आप कहेंगे मूल शीर्ष। तो इसके सहित आपको काटना है, यहाँ से काटना है और इस पूरे भाग को, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला भाग काटा है तो इस पूरे भाग को आपको क्या करना है, आगे मिट्टी में रोपित करना है और यहाँ पर नमी बनाए रखना है। तो आगे जाकर के क्या होगा, इस जड़ से एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा और इस प्रकार से इस विधि को हम कह देंगे मूल कर्तन विधि। तो ये मूल कर्तन विधि होती है। और मूल कर्तन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किन पादपों में होता है, तो हम उदाहरण देखते हैं मूल कर्तन विधि के कि मूल कर्तन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किन पादपों में होगा। तो इसका उदाहरण है, नंबर पहला एग्जाम्पल डहेलिया। डहेलिया, एक होता है नींबू, एक होता है अमरूद, अंगूर
चेरी, प्लम। ये कुछ आइडियल एग्जाम्पल हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अंगूर से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अंगूर आप यहाँ मूल कर्तन में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ आप स्तंभ कर्तन में भी पढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि भाई यहाँ अंगूर जो है उसका तना भी कायिक प्रवर्धन कर सकता है और जड़ भी कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार का जो है कायिक प्रवर्धन अंगूर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस विधि का उपयोग करके एक नया पादप तैयार कर सकते हैं। देखिए कई अच्छी जानकारी हमें यहाँ मिली। मान लीजिए आप अमरूद का एक नया पादप उगाना चाहते हैं, आपके घर में अमरूद उगाया और उससे एक नया पादप हम बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जड़ को निकाल करके अन्यत्र रोपित करेंगे, शीर्ष युक्त जड़ को निकाल करके अन्यत्र रोपित करेंगे, तो इससे आपको नया अमरूद का पादप प्राप्त हो जाएगा। तो ये विधि कहलाती है मूल कर्तन। तो इस प्रकार से हमने कर्तन विधि को पूरा किया। दो प्रकार की, स्तंभ कर्तन, मूल कर्तन। उदाहरणों पर विशेष ध्यान दें। स्तंभ कर्तन किस किस में होगा, गुलाब, गन्ना, बांस, अंगूर, बोगनविलिया। मूल कर्तन द्वारा डहेलिया, नींबू, अमरूद, अंगूर, चेरी, प्लम। तो इस प्रकार से ये कर्तन विधि आपका यहाँ समाप्त होता है। अब दूसरी विधि की हम बात करते हैं, स्तरण विधि या दाब विधि। देखिए नंबर 2, स्तरण विधि या दाब विधि में क्या होता है। तो पहले तो आप इस विधि को सीधा हम दो भागों में बांटते हैं, स्तरण विधि या दाब विधि को, क्योंकि दाब दो प्रकार से पादपों पर लगाया जा सकता है। इसका पहला टाइप है टिला दाब, टिला दाब विधि, और दूसरा टाइप है वायु दाब विधि। पहले हम टिला दाब विधि के बारे में डिस्कस करते हैं कि टिला दाब में क्या होता है। देखिए टिला दाब में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई पादप है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखना कि छोटे जो शाकीय पादप है, और शाकीय ये नहीं कहूँ कि शाकीय झाड़ी जो है उसमें ये मेथड जो है अप्लाई होगा, ऊंचे वृक्षों में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो क्या होता क्या है टिला दाब विधि में, तो टिला दाब विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये पादप है, ठीक है, ये कोई पादप है और इस पादप की क्या होती है, कोई आधारीय शाखा होती है, कोई आधारीय शाखा निकली होती है। तो इस आधारीय शाखा को हम क्या करते हैं, इस आधारीय शाखा का वो भाग जो 2 से 3 पर्वसंधियों युक्त, 2 से 4 पर्वसंधियों युक्त होता है, उसको इस प्रकार से मिट्टी में दबा देते हैं और ऊपर लगभग 4 से 8 सेंटीमीटर मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से 4 से 8 सेंटीमीटर मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं और बाकी वो भाग जो है आगे का वो वापस बाहर ऐसे निकल जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमें नमी बनाए रखनी पड़ती है, यहाँ पर हम पानी वगैरह डालते रहते हैं समय समय पर, तो इससे क्या होगा, यहाँ नमी बनी रहेगी। तो हम देखेंगे कि 2 से 4 सप्ताह तक जो ये पर्व संधियाँ हमने नीचे दबाई थी, इन पर्व संधियों से क्या होगी, इन पर्व संधियों से जड़ें निकल आएगी। अब जड़ें निकल आई है तो आपको पता है अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ से कट करेंगे, ये मिट्टी हटाएंगे और इस पूरे के पूरे भाग को यहाँ से निकाल करके क्या कर देंगे, अन्यत्र रोपित कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपको एक नया पादप तैयार हो जाएगा। तो ये मेथड क्या कहलाया, इस मेथड को आप कहते हैं टिला दाब, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करा, नया पादप प्राप्त करने के लिए एक पादप के आधारीय शाखा को 2 से 3 या 4 पर्वसंधि युक्त आधारीय शाखा को इस प्रकार से मिट्टी में दबाया, टिला बना करके और उसे एक नया पादप तैयार किया। तो ये मेथड कहलाता है टिला दाब विधि। और इस मेथड द्वारा किन किन पादपों में कायिक प्रवर्धन हो सकता है, तो हम उदाहरण भी लिख लेते हैं यहाँ पर। उदाहरण क्या क्या है, किन किन में टिला दाब विधि से कायिक प्रवर्धन होगा, तो इसके एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं चमेली, चमेली एक टिला दाब विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। चमेली के साथ ही आप लिख लीजिए मोगरा में आप इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन करवा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी,
स्ट्रॉबेरी। तो इन पादपों में जो है टिला दाब विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपने कल पढ़ा था कि चमेली में जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, परंतु वो कायिक प्रवर्धन जो है वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। यानी आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यह कहना चाह रहा हूँ कि चमेली का पादप अगर स्वयं एक नया पादप बनाएगा तो वो जड़ के द्वारा नया पादप बना सकता है, वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। लेकिन आपको तो अभी चमेली से नया पादप बनाना है, नया चमेली का पादप प्राप्त करना है, तो ये तो प्राकृतिक रूप से तो जब अनुकूल परिस्थितियां होगी तब इससे नया पादप बनेगा, अनुकूल परिस्थितियों में इससे नया पादप बनेगा। लेकिन आपको अभी तो आप कृत्रिम रूप से जब बनाएंगे तो फिर कृत्रिम रूप से आपको कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? टिला दाब विधि मेथड फॉलो करना पड़ेगा। यही कंडीशन स्ट्रॉबेरी पे है। अगर ये प्राकृतिक रूप से नया पादप बनाता है तो फिर ये तने के द्वारा बनाएगा। तने का भी कौन सा रूपांतरण? भूविस्तारी के द्वारा नया पादप बनेगा। तो ये तो प्राकृतिक मेथड हो गया, स्वयं बनाएगा। लेकिन आप इससे नया पादप तैयार करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार कभी भी, तो फिर आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? टिला दाब विधि के द्वारा आप इससे नया पादप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी टिला दाब विधि। इसी के अगेंस्ट हम दूसरी विधि पढ़ेंगे। स्तरण या दाब विधि का जो दूसरा टाइप है वो दूसरा टाइप होता है वायु दाब विधि। और वायु दाब विधि में क्या होता है? पहली बात तो ये कि इसका एग्जाम्पल क्या है, किन पादपों में पाई जाती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफाई इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जितने भी ऊंचे वृक्ष होते हैं जो भूमि से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं उनमें ये इस विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ देख रहे थे कि यार स्ट्रॉबेरी, चमेली, मोगरा में तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हो आप। क्या आम के पेड़ में ये मेथड अप्लाई कर सकते हो? अब आम के पेड़ में कैसे आप टहनी को ऐसे झुका करके मिट्टी में दबाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो जो ऊंचे वृक्ष हैं, ऊंचे वृक्ष में ये मेथड अप्लाई नहीं होता है। इस विधि के द्वारा आप कायिक प्रवर्धन नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप कौन सा मेथड अपनाते हैं? वहाँ पर आप जो है वायु दाब मेथड अपनाते हैं। अब ये वायु स्तरीय दाब या वायु दाब विधि क्या होती है? अच्छा, वायु दाब विधि का एक और नाम है, अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम भी ध्यान रखना। तो इसको गुट्टी दाब विधि भी कहते हैं। गुट्टी दाब विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। होती क्या है तो इस पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई जो वृक्ष होता है, ये मैंने कहा जैसा कि ये ऊंचे वृक्षों पर, ऊंचे वृक्ष जो होते हैं उसमें इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई दो शाखाएं चुनी, एक ये और एक ये, इस प्रकार की शाखाओं का हमें चयन करना होता है। अगर मान लीजिए हम इस पादप से एक नया पादप बनाना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की दो शाखाओं का चयन करना होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी ऊपर की छाल होती है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ इसमें भी होगी, इसमें भी ऊपर छाल होगी, तो इस छाल को हम यहाँ से निकाल देते हैं, कट कर देते हैं। तो कट कर देते हैं तो इसको ऊपर से इसको छाल हटा करके नग्न कर देते हैं इस वाले भाग को। अब क्या होगा साहब? अब इस जिस भाग से छाल हटाई है उस भाग के ऊपर आप मिट्टी या कोई गीला कपड़ा या कोई ब्रायोफाइटा का पादप इस प्रकार से लपेट देते हैं और यहाँ पर नमी बनाए रखते हैं। नमी बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जो हमने चयन किया है शाखा का उसमें एक जल का पात्र बांध देते हैं और यहाँ से कोई रस्सी वगैरह इसमें छेद करके रस्सी वगैरह से इसको नीचे लाते हैं और इसके चारों ओर ऐसे लपेट देते हैं, जिससे ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, नमी बनी रहती है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो शीघ्र ही 2 से 4 सप्ताह के भीतर क्या होता है, ये जो भाग है इस भाग से कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती है और अंदर जो है, अंदर की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। क्या निकल आती है? अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। फिर क्या करते हैं, इस पूरे भाग को हम काट लेंगे यहाँ से और काट करके इसको अलग कर लेंगे। तो जो कलिका वाला भाग है उसको ऊपर रखेंगे और जो अंदर अपस्थानिक जड़ें निकली थी उसको नीचे रखेंगे। इस प्रकार से इसको मिट्टी में रोपित कर देंगे तो फिर ये विकसित होकर के क्या कर लेगा, नया पादप तैयार कर लेगा। तो ये जो मेथड होता है, ये मेथड ही क्या कहलाता है, ये मेथड कहलाता है वायुदाब या गुट्टी दाब मेथड ये कहलाता है। और इस प्रकार से आपका ये स्तरण विधि या दाब विधि भी कंप्लीट होता है। किन में पाया जाता है तो मैंने पहले ही बता दिया आपको किस में पाया जाता है, ऊंचे वृक्षों में इस प्रकार की विधि के द्वारा आप नए पादप को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने 2 विधि यहाँ पर कंप्लीट कर ली। पहली विधि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कर्तन विधि हमने पढ़ ली, दूसरी विधि स्तरण विधि या दाब विधि भी हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब तीसरी विधि आपकी बचती है अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग। इसको स्टडी करते हैं। देखिए अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग में क्या होता है,
अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग। तीसरा टाइप, तो मान लीजिए कोई दो पादप है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक गुलाब का पादप है, ठीक है, ये क्या है, ये एक गुलाब का पादप है, मान लीजिए, है तो नहीं, है ना, ये गुलाब का पादप है। और यहाँ कोई ये दूसरा कोई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई अमरूद है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसके किसी भाग को आपने कट किया, ठीक है, एक टहनी को आपने कट किया, ये भाग काट करके आपने इसको यहाँ से निकाल लिया, और इधर इसी भाग जिस शेप में ये कटा है, इसी शेप का यहाँ पर एक सॉकेट बना दिया काट करके, ठीक है, एक सॉकेट यहाँ पर बना दिया, है ना, एक वेज बना दिया यहाँ पर। और आपने क्या किया, इस भाग को इस वेज के अंदर रोपित कर दिया, ये सेट कर दिया इसके अंदर, है ना, ये सेट कर दिया और सेट करके इसको बांध दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ आपने कि एक पादप के कायिक भाग को काटकर क्या किया, दूसरे पादप के कायिक भाग में रोपित कर दिया। तो ये जो मेथड है, इसी मेथड को आप क्या कहते हैं, ग्राफ्ट। सॉरी स्टूडेंट, किसी कारण से वीडियो कट हो गया था, हम यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था अध्यारोपण के बारे में कि जिस पादप के भाग को काट करके, एक पादप के कायिक भाग को काट करके आप दूसरे पादप के कायिक भाग में रोपित करते हैं। तो ये जो पूरा मेथड है, ये मेथड क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है। एक बात आपको और विशेष ध्यान रखनी है कि एक पादप के जिस कायिक भाग को आपने काट कर अलग किया है, काट करके अलग किया है, उसको तो आप कहते हैं कलम। और इस कायिक भाग को जिसमें आप रोपित कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको काटा, तो ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई कलम। और क्या किया, इसमें रोपित किया, तो जिस भाग पे आपने रोपित किया है, उस रोपित किए गए जिस पर रोपित किया उसको क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं, है ना, ध्यान देना। जिस भाग को काटा है वो तो क्या है, कलम, और जिस भाग में कलम को रोपित किया है वो क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि जब कलम को आप स्कंद से जोड़ते हैं, तो एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कलम प्लस स्कंद को इस प्रकार जोड़ें कि क्या हो जाए, दोनों की एधाएं परस्पर जुड़ जाएं, दोनों की एधाएं परस्पर जुड़ जाएं। तो इस प्रकार आपको इनको कलम और स्कंद को जोड़ना होता है। अब सवाल ये है कि एधा क्या है और एधा का आपस में जुड़ना क्यों जरूरी है। इसको हम यहाँ कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, वापस यहाँ पर आएंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए, और हम यहाँ समझते हैं एधा क्या है। तो देखिए क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि तने की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, मज्जा होता है, और इसको घेरे हुए एक वलय होती है जिसको आप क्या कहते हैं, एक वलय होती है जिसको आप क्या कहते हैं, एधा कहते हैं। और ये एधा क्या करती है, ये एक विभाजनशील ऊतक है, तो ये विभाजन करके बाहर की तरफ विभाजन करके तो ये फ्लोएम बनाता है जिसको आप द्वितीयक फ्लोएम कहते हैं, और भीतर की तरफ विभाजन करके क्या बना देता है, भीतर की तरफ विभाजन करके ये द्वितीयक जाइलम का निर्माण करता है। इस प्रकार से तना क्या करता जाता है, अपनी मोटाई में क्या करता जाता है, वृद्धि करता जाता है। बस इतना समझ लीजिए, आप बाकी बात कीजिए। यानी एधा क्या होता है, एधा एक विभाजनशील ऊतक है। क्या है, विभाजनशील, यानी इसके अंदर विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, और विभाजन करके पादप के आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये ऊतक है एधा। अब आपने क्या किया है,
कलम को काटा है, मान लीजिए कलम काटी है आपने और इधर इसमें ये स्कंद में इसको रोपित किया है और ऐसा बांध दिया है। तो अब यहाँ इस कलम से नया पादप कब बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, जब ये यहाँ पर वृद्धि होगी इसमें। और वृद्धि कब होगी, जब इसको पोषण मिलेगा। और पोषण कब मिलेगा, क्योंकि जड़ें तो इसकी है मिट्टी के अंदर, है ना, ऐसा समझिए। जड़ तो पोषण किसको दे रही है, स्कंद को दे रही है। आपने कलम को इसमें रोपित कर दिया तो कलम को पोषण कैसे मिलेगा, तो कलम को पोषण जाइलम फ्लोएम से मिलेगा। और जाइलम फ्लोएम को घेरने वाली रचना कौन है, एधा। तो अब जब तक ये और ये, इसकी एधा और इसकी एधा जुड़ नहीं जाती, तब तक यहाँ से पोषण यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, जब दोनों की एधा जुड़ जाती है तो यहाँ क्या होता है, इसकी एधा विभाजन करती है, इधर से इसकी एधा भी क्या करती है, विभाजन करती है। और इस प्रकार से दोनों की कोशिकाएं आपस में अच्छे से बाइंड हो जाती है इस प्रकार से। तो फिर इस पादप को जड़ों के द्वारा जो भी कलम स्कंद को जो भी पोषण मिल रहा है, वो पोषण कहाँ पहुँचता है, कलम के पास भी पहुँचता है। और कलम के पास पहुँचता है तो ये भी जो है आगे इसकी कोशिकाएं विभाजन करके क्या करती है, एक नए पादप का निर्माण करती है। तो ये कारण होता है कि हम कहते हैं कि दोनों की एधाएं परस्पर जुड़ जानी चाहिए। अब एधाएं परस्पर जुड़ गई तो ये विभाजन करके अच्छे से कलम और एधा आपस में जुड़ जाएगी और इनके आगे पोषण इसको मिलना शुरू हो जाएगा। पोषण इसको मिलना शुरू हो जाएगा तो ये कलम भी आगे विभाजित करके एक नया पादप तैयार कर लेगी। तो इस प्रकार से ये मेथड जो है पूरा ये क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है। इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये ग्राफ्टिंग या अध्यारोपण कितने प्रकार का होता है। तो ये जो मेथड आप पढ़ रहे हैं, कौन सा मेथड हम पढ़ रहे हैं, अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग, ये कितने प्रकार से हो सकता है। तो अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग भी जो है 4 प्रकार से होता है। इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं, केवल हम नाम इनके डिस्कस करेंगे, बाकी इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नाम क्या क्या है, तो जो अध्यारोपण का पहला टाइप है वो होता है फिप या जीभी या जिह्वारोपण। दूसरा फच्चर या वेज रोपण। तीसरा किरीट या मुकुट रोपण। और लास्ट 4th कलिका रोपण। तो ये अध्यारोपण के टाइप्स हैं। कल की क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमने तीनों टाइप यहाँ पर ऑलमोस्ट समाप्त कर लिए। अध्यारोपण के जो 4 टाइप्स हैं इनको आप कल पढ़ेंगे और इस प्रकार से ये अध्यारोपण भी यहाँ पे पूरा होगा और इसी के साथ आपका कायिक प्रवर्धन भी पूरा होगा।